हेलो एवरीवन। तो बेटा 12th क्लास की डेट आ गई है मैथ्स के पेपर की। 18 तारीख को आपका एग्जाम है, 18 जुलाई को, जून को। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन दोबारा से। तो इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। पहले एक बार मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूँ आपको, उसके बाद एक एक टाइप को अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? देखिए, तो फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं पहले फॉर्मूले से। फॉर्मूले फॉर्मूले तो ये होगा अपने पास इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डीएक्स। एफ डैश एक्स बताया था, फलन एफ का अवकलज है। तो एफ डैश एक्स और इसका समाकलन करना है एक्स से पेश। समाकलन करने का मतलब बताया था कि जब अपन को समाकलन ज्ञात करना हो तो ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलन करने पर एफ डैश एक्स आता है। तो आपको पता है एफ एक्स का अवकलन करते हैं तो एफ डैश एक्स आता है। तो बेटा एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और प्लस समाकलन का सीधा सीधा। क्लियर? नंबर 2 इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर n dx। एक्स की घात n का करना है समाकलन। तो x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस में c। यहां n अपने पास क्या है, नॉट इक्वल टू माइनस 1। n का मान माइनस 1 के बराबर नहीं। नंबर 3 समाकलन करना है x की घात माइनस 1 का x से अपेक्ष। आप x की घात माइनस 1 को ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का करना है समाकलन x का अपेक्ष, तो यह आ जाएगा log x। यहां पर जो log है उसका आधार कितना होता है, e होता है, सही है। और log का फलन है, ये फलन केवल मात्र प्लस की संख्याओं के लिए परिभाषित होता है, इसलिए वहां पर चिन्ह आ दिया प्लस का सी। नंबर 4 समाकलन करना है a की घात x का। ये चर घातांकी फलन है x अपेक्ष, तो यह आ जाएगा a की घात x बटा में log a आधार में e और प्लस में c। a की घात x का समाकलन क्या हो जाएगा, a की घात x बटे में log a आधार। यदि अपन को a की घात x का अवकलन करना होता तो a की घात x को क्या करते, गुणा करते log a आधार से। अवकलन करने पर गुणा करेंगे और जो समाकल क्या करेंगे तो log a आधार e का क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, सही। अवकलन क्या करने के लिए log a आधार e से गुणा और समाकल क्या करने के लिए log a आधार e का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, सही है। यह है नंबर 4। नंबर 5 में इंटीग्रल ऑफ e की घात x। e की घात x करते हैं समाकलन x अपेक्ष। तो e की घात x का इंटीग्रल e की घात x से होता है और प्लस में सही है। नंबर 6 इंटीग्रल ऑफ sin x। sin x का करेंगे इंटीग्रल x अपेक्ष, तो ये माइनस में हो जाएगा cos x प्लस में c। नंबर 7 इंटीग्रल ऑफ cos x। cos x का इंटीग्रल अपने पास sin x हो जाएगा और प्लस में c। नंबर 5 8 इंटीग्रल ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रल ये हो जाएगा माइनस में log आधार में e और cos x प्लस में c हो जाएगा। नंबर 9 इंटीग्रल ऑफ cot x। cot x का इंटीग्रल x अपेक्ष, तो log आधार में e और ये हो जाएगा sin x प्लस में c। नंबर 10 इंटीग्रल ऑफ sec x। sec x का इंटीग्रल x अपेक्ष, तो आ जाएगा log आधार में e sec x प्लस का tan x प्लस में c। नंबर 11 इंटीग्रल ऑफ cosec x। cosec x का इंटीग्रल x अपेक्ष, तो log आधार में e cosec x माइनस का cot x और प्लस में c। नंबर 12 ये त्रिकोणमितीय फलनों के इंटीग्रल हुए। नंबर 12 फिर ये बताता हूं, मान लेते हैं माना इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। फलन है एफ एक्स, उसका समाकल x के सापेक्ष बराबर में जी एक्स। मान लेते हैं फलन f जो है उसका x के सापेक्ष जो इंटीग्रल है वो जी एक्स है। तब अब यहां पर x के स्थान पर जो समाकलन का चर है उसके स्थान पर x में क्या है, एक घातीय। यहां पर समाकलन अपन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो x के स्थान पर क्या है, x में एक घातीय ये होता। तब इंटीग्रल ऑफ f ax प्लस b, इसका करना है इंटीग्रल x सापेक्ष। हमें फलन f का इंटीग्रल पता है,
फलन f का इंटीग्रल क्या है, g है। अब हमें समाकल क्या करना है, f ax प्लस b का, x के स्थान पर क्या है, x में एक घाती है, तो क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लें, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लें, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रल ऑफ fx, और बेटा fx का समाकल gx है, तो gx की जगह x का मान रख दिया ax प्लस b, और इसमें भाग लगा देंगे x के गुणांक का, अर्थात a का भाग लगा देंगे प्लस का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, इंटीग्रल करना है sin 2x प्लस 3 का x समेशन, सही है। अपने पास फॉर्मूला है sin x के इंटीग्रल करने का, sin x और इसका इंटीग्रल माइनस में cos x होता है, लेकिन यहां पर बेटा x के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 3, ये हमारे पास x में क्या हो गया, एक घाती हो गया, तो इसको x मान लें। जब आप इसको x मानोगे, किसको x मानना है, जो चर राशि में एक घाती है उसको x मानना है, चर राशि में एक घाती है, ये एक घाती है, इसको x मान लो। तो हमें समाकलन करना है sin x का, तो बेटा माइनस में होता है cos x, तो माइनस में cos 2x प्लस 3, और भाग लगा देंगे x के गुणांक का, यहां पर x का गुणांक कितना है, 2 का भाग प्लस का, क्लियर। जैसे मैं आपसे कहता हूं, याद है इंटीग्रल करना है 2x प्लस 3 की होल पावर 5 का x समेशन। अब देखो यहां पर 2x प्लस 3, ये हमारे पास x में क्या है, एक घाती, 2x प्लस 3 x में क्या है, एक घाती है, तो इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो। यदि मैं इसको x मान लेता हूं तो बताओ हमें समाकलन किससे करना है, x की घात 5 का, और आपको पता है x की घात n का इंटीग्रल क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1, तो ये हो गया 2x प्लस 3 की घात 5 प्लस 1 6 बटा में 6, ये हो गया। इसको x मानते हुए अपन ने समाकलन कर दिया x की घात 5 का। अब इसमें भाग लगा देना है x के गुणांक का, चर राशि के गुणांक का भाग, यहां पर x का गुणांक कितना, 2 का भाग लगा देंगे, तो जब भाग देंगे तो वो इससे गुणा हो जाएगा और प्लस में से। जैसे आपको इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल ऑफ 1 बटा 3x माइनस 2, अब देखो 3x माइनस 2, ये x में क्या है, एक घाती है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। तो यदि मैं इसको x मान लूं तो बताओ हमें समाकलन किसका करना है, 1 बटे x का, और आपको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x होता है, तो याद जाएगा log x के स्थान पर x का मान रख दिया 3x माइनस 2, सही, और इसमें भाग लगा दिया x के गुणांक का, अर्थात 3 का भाग लगा दिया प्लस का, क्लियर है। आगे नंबर 13 पर जाएंगे, फिर आपने पढ़ा ये इंटीग्रल ऑफ 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन करना है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकलन करना मतलब हमें ऐसा फलन ज्ञात करना है जिसका अवकलन करने पर 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आप जानते हो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन करने पर आता है, tan इनवर्स x का, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस का c, या माइनस में cot इनवर्स x प्लस का c, ये हो जाएगा। आगे नंबर 14, समाकलन करना है 1 बटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का x समेशन, और आपको पता है ये बेटा किसका अवकलन करने पर आता है, 1 बटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका अवकलन करने पर आता है, साइन इनवर्स x का अवकलन करने पर आता है, और प्लस में c। नंबर 15, इंटीग्रल ऑफ 1 बटा x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 dx, बताओ ये किसका अवकलन करने पर आता है, sec इनवर्स x का आता है, और प्लस में c, क्लियर। नंबर 16, समाकलन करना है sec स्क्वायर x का x समेशन, अब बताओ sec स्क्वायर x किसका अवकलन करने पर आता है, tan x, तो ये tan x हो जाएगा प्लस का c। नंबर 17, इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x dx, और बेटा cosec स्क्वायर x किसका अवकलन करने पर आता है, माइनस में cot x का अवकलन करने पर आता है, और प्लस में से, ये हो जाएगा। नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x करना है इंटीग्रल x समेशन, तो बेटा ये किसका अवकलन करने पर आ रहा है, sec x का अवकलन करते हैं तो आता है, और प्लस में c।
नंबर 19 इंटीग्रल ऑफ cosec x इंटू cot x और dx। और cosec x इंटू cot x ये बेटा किसका अपकरण करने पर आता है, माइनस में cosec x का अपकरण करने पर आता है और प्लस में क्लियर। आगे नंबर 20 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, अच्छा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रल क्या होता है 1 अपॉन में ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में ए और प्लस में सी ये होता है। नंबर 21 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में ए का स्क्वायर ए हमारे पास अचर है माइनस एक्स का स्क्वायर dx 1 बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करना इंटीग्रल क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए और प्लस में सी होता है। नंबर 22 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx 1 बटा x और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a sec इनवर्स x अपॉन में a और प्लस में c हो जाएगा। नंबर 23 इंटीग्रल ऑफ 1 बटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इंटीग्रल ऑफ 1 बटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा log अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस में सी हो जाएगा। नंबर 24 इंटीग्रल ऑफ 1 बटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर dx 1 बटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल log आधार में e अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का सी ये हो जाएगा। नंबर 25 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल dx 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन में 2a log a प्लस का x बटा a माइनस का x और प्लस का c ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल 1 अपॉन में 2a log a प्लस x बटा a माइनस x और प्लस का c। और नंबर 26 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा सही है विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन में 2a log x माइनस a बटा x प्लस का a और प्लस में c ये हो जाता है क्लियर। नंबर 27 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर dx ये तीन फॉर्म बता दें अंडर रूट के अंदर चर राशि का स्क्वायर प्लस अचर राशि का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर चर राशि का स्क्वायर एवं अचर राशि के स्क्वायर के योग या अंतर सही है का समाकलन करना है। अंडर रूट है उसके अंदर चर राशि का स्क्वायर और अचर राशि का जो स्क्वायर है उसका योग या अंतर है उसके ऊपर तीन फॉर्मूले हैं। नंबर 1 दोबारा लिख देता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देख लेना तीनों को। तरीका बताया था वो क्लास में किस तरह से याद करना है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर dx यहां हमें समाकलन करना है चर राशि के स्क्वायर प्लस अचर राशि के स्क्वायर और उसके वर्गमूल। नंबर 28 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर dx और एक ये बन सकता है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx ये तीन फॉर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों ध्यान से इसको समझ लेना। देखो तो सबसे पहले इसकी बात करें तीनों में एक ही तरीका है सिद्ध करने का तरीका भी बताया था इन तीनों को यदि आपको सिद्ध करना है
तो खंड से समाकलन का प्रयोग कर सकते हैं या त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी का भी प्रयोग करके आप इनका समाकल ज्ञात कर सकते हो। सही है। यदि खंड से समाकलन लगा रहे हो तो आपको पता है खंड से समाकलन लगाने के लिए दो फलनों का गुणन होना चाहिए, तो यहां पर 1 से गुणा कर देंगे, इसको भी 1 से गुणा कर देंगे, इसको भी 1 से। और जब आप 1 से गुणा करते हो और खंड से समाकलन का प्रयोग करते हो तो एक को क्या मानते हैं? द्वितीय फलन मानते हैं, तो उसको द्वितीय फलन मान लें और समाकलन करते हैं। सही। याद करने का तरीका बता था। सबसे पहले तीनों को x बटा 2 से गुणा करो। सबसे पहले तीनों समाकल जो है उनको x बटा 2 से गुणा कर दो। क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों समाकल्यों को x बटा 2 से गुणा कर दो। तो x बटा 2 से गुणा कर दो, तीनों x बटा 2 से गुणा कर दो। उसके बाद दूसरे स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों जो समाकल्य हैं उनको x बटा 2 से गुणा कर दो। फिर अचर पद को लिखो चिन्ह समेत और उसमें 2 का भाग डाल दो। अचर पद को चिन्ह समेत लिखो और 2 का भाग डाल दो। तो यहां पर अचर पद प्लस में है a स्क्वायर और इसमें 2 का भाग डाल दो। यहां पर अचर पद माइनस में है a स्क्वायर बटा 2। यहां पर अचर पद प्लस का है a स्क्वायर बटा 2। सबसे पहले क्या करेंगे? समाकल्य को x बटा 2 से गुणा कर दो। सही। उसके बाद क्या करेंगे? अचर पद को लिखेंगे चिन्ह समेत और उसमें 2 का भाग डाल देंगे। अब क्या करेंगे? a स्क्वायर बटा जो 2 है, a स्क्वायर बटे में जो 2 है उसको समाकल्य का उल्टा करेंगे, समाकल्य का उल्टा, और उसके इंटीग्रल से गुणा कर देंगे। a स्क्वायर बटे 2 को क्या करेंगे? समाकल्य के उल्टे के इंटीग्रल से गुणा करेंगे। इसका जब आप उल्टा करोगे, इसका जब आप उल्टा करोगे तो 1 बटा अंडर रूट में आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और अभी आपने इसका इंटीग्रल पढ़ा है। इसका इंटीग्रल क्या होता है? log अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस में x होता है और प्लस में x। ये समाकलन का स्थिरांक है। यहां पर भी a स्क्वायर बटा 2 को इसके उल्टे के इंटीग्रल से गुणा करेंगे। बेटा इसका उल्टा करो, 1 बटा अंडर रूट में आएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अभी आपने इसका भी इंटीग्रल पढ़ा है, log अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में c। इस वाले में भी a स्क्वायर बटे 2 को इसके उल्टे के इंटीग्रल से गुणा करो। बेटा इसका उल्टा करेंगे तो 1 बटा अंडर रूट में आएगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और आपको पता है इसका इंटीग्रल करने पर क्या आता है? साइन इनवर्स x अपॉन a होता है और प्लस में ये हमारे पास है। सबसे पहले क्या करेंगे? समाकल्य को x बटे 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद अचर पद को लिखेंगे चिन्ह समेत और उसमें 2 का भाग लगाएंगे। फिर a स्क्वायर बटे 2 को गुणा करेंगे समाकल्य के उल्टे के इंटीग्रल से। समाकल्य के उल्टे के इंटीग्रल से a स्क्वायर बटा 2 को गुणा कर देंगे। ये हमारे पास सिंपल सा सूत्र, 3 फॉर्मूले। क्लियर? देखिए फिर एक आपने ये पढ़ा था खंड सह समाकलन। खंड सह समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। खंड सह समाकलन, खंड सह समाकलन। और हमने बताया था खंड सह समाकलन का उपयोग कब करते हैं? जब आपके पास 2 फलनों का गुणन हो। लेकिन यदि आपके पास 2 फलन गुणा हो रहे हैं तो प्रत्येक अवस्था में अपन खंड सह समाकलन का उपयोग नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बिंदु लिखवाए थे कि कौन से प्रकार का यदि सवाल है तो उसमें अपन खंड सह समाकलन का उपयोग कर सकते हैं। लिख के बताया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं। देखो खंड सह समाकलन करना है, समाकलन करना है fx into gx का x के सापेक्ष, इंटीग्रल करना है, समाकलन करना है fx into gx का x के सापेक्ष। मान लेते हैं ये जो fx है इसको मैंने प्रथम फलन लिया है और जो gx है उसको मैंने द्वितीय फलन लिया है। क्लियर? जब हम खंड सह समाकलन लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? 2 फलनों का जो गुणन है उसमें से एक फलन को प्रथम और दूसरे फलन को द्वितीय मानते हैं। अब जिस फलन को आपने प्रथम माना है उसका यहां पर हम करते हैं अवकलन।
और जिस फलन को हमने द्वितीय माना है उसका हम समाकल ज्ञात करते हैं। प्रथम फलन का अवकलज ज्ञात करते हैं और द्वितीय फलन का समाकल ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? प्रथम फलन को लिखेंगे, प्रथम फलन लिखेंगे और इसको गुना करेंगे, प्रथम फलन उसको गुना करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, द्वितीय फलन के समाकल से गुना करेंगे, इंटीग्रल ऑफ जीएक्स। प्रथम फलन उसको गुना करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, चाहिए, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब प्रथम फलन का क्या करेंगे? अवकलज, तो d बटा dx ऑफ fx। dx क्यों लिखा है? क्योंकि अपने पास चर राशि क्या है? x, तो बेटा अवकलन में किसके सापेक्ष करेंगे? x सापेक्ष, सही। तो प्रथम फलन का अवकलज क्या करेंगे? उसको गुना करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, और ये जो गुणनफल आएगा प्रथम फलन के अवकलज और द्वितीय फलन के जो समाकल है, इसका जो गुणन है, इसका एक बार और समाकलन कर देंगे, इसका एक बार और समाकलन कर देंगे, x सापेक्ष और प्लस में c। ये हमारे पास खंडशः समाकलन का फॉर्मूला है। दोस्तों, जब खंडशः समाकलन लगाएंगे, कब लगाते हैं? जब आपके पास दो फलनों का गुणन हो, उसका समाकल ज्ञात करने के लिए खंडशः समाकलन का उपयोग करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे? दो फलन है, उनमें से एक फलन को प्रथम मानेंगे और दूसरे फलन को द्वितीय मानेंगे। जो प्रथम फलन होता है उसका यहाँ पर अवकलज ज्ञात करते हैं और जो द्वितीय फलन होता है उसका समाकल ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला क्या है खंडशः समाकलन का? प्रथम फलन लिखेंगे, प्रथम फलन उसको गुना करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, प्रथम फलन को गुना करेंगे द्वितीय फलन के समाकल से, सही है। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब क्या करेंगे? प्रथम फलन के अवकलज, प्रथम फलन के अवकलज को द्वितीय फलन के इंटीग्रल से गुना करेंगे, प्रथम फलन के अवकलज को द्वितीय फलन के समाकल से गुना करेंगे, और ये जो गुणन आएगा, गुना करने पर आएगा, उसका एक बार और समाकलन कर देंगे और प्लस में c क्या है हमारे पास? समाकलन का स्थिरांक है। ये हमारे पास खंडशः समाकलन होता है, सही। अब प्रथम फलन को चुनने का नियम है, प्रथम फलन को चुनने का नियम, प्रथम फलन को चुनने का नियम, चुनने का नियम, प्रथम फलन को चुनने का नियम क्या नियम है? आई लेट। ये मैंने एक वर्ड लिखा है आई लेट। ये जो शब्द है, इस शब्द में दो फलनों में से जो फलन पहले नंबर पे आएगा उसको अपन क्या करेंगे? प्रथम फलन लेंगे और दूसरे वाले को द्वितीय फलन लेंगे। यहां पर आई का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनको क्या बोलते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल लघु गणकीय फलन है, और लघु गणकीय फलन कौन से होते हैं? जिनमें लॉग आता है उनको क्या बोलते हैं? लघु गणकीय फलन। ए बीज गणितीय फलन है। बीज गणितीय फलन किसे कहते हैं? बीज गणितीय फलन में केवल मात्र चर राशि की घात के पद होंगे, चर राशि और उसकी घात के पद होंगे। एक्स की घात 3, एक्स की घात 2, अंडरूट में एक्स, 1 बटा एक्स स्क्वायर, इस तरह के जो फलन है उनको क्या बोलते हैं? बीज गणितीय फलन होते हैं। बीज गणितीय फलन में केवल मात्र चर राशि की घात के पद आते हैं, केवल। जो घात है वो कोई भी प्रकार की हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, सही, अपरिमेय भी हो सकती है। टी हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन है, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, ये त्रिकोणमितीय है। और ई चर घातांकीय फलन है, और चर घातांकीय फलन आप जानते हो, एक ऐसा फलन जिसकी घात में क्या आती हो? चर राशि आती हो, घात में चर राशि आती हो, उसको क्या बोलते हैं? चर घातांकीय फलन कहते हैं। तो शब्द आइलेट में दिए गए दोनों फलनों में से जो फलन पहले नंबर पे आता है उसको अपन प्रथम फलन मानते हैं और दूसरे वाले को क्या मानते हैं? द्वितीय फलन मानते हैं। दोस्तों सुने, शब्द आइलेट में दिए गए दो फलनों में से जो फलन पहले नंबर पे आता है उसको हम प्रथम फलन मानते हैं और दूसरे फलन को द्वितीय फलन मानते हैं। यदि आपके पास केवल मात्र एक ही फलन है और हमें इसका समाकल खंडशः समाकलन से क्या करना है, तो सबसे पहले दिए गए फलन को दो फलनों के गुणन में बदल देंगे, और दो फलनों का गुणन में बदलने के लिए क्या करेंगे? उसको एक से गुणा कर देंगे, एक से गुणा कर देंगे, और हमेशा एक को क्या मानेंगे? द्वितीय फलन मानेंगे।
क्योंकि एक को यदि आपने प्रथम फलन माना तो प्रथम फलन का हम क्या करते हैं, अवकलज ज्ञात करते हैं, और एक का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, तो मामला खराब हो जाएगा। सही है। तो यदि आपके पास दो फलनों का गुणन नहीं है तो उसको दो फलनों का गुणन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक से गुणा कर देंगे और एक को फिर द्वितीय फलन मानेंगे और उसके बाद खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब खंडशः समाकलन का प्रयोग किस प्रकार के फलनों पे किया जाता है? नंबर 1, बीजगणितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन का गुणन। बीजगणितीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन का गुणन हो तो इसका समाकल ज्ञात करने के लिए खंडशः समाकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं इंटीग्रल करना है x स्क्वायर इंटू साइन एक्स का x इंटीग्रेशन। ये देखो यहां पर चर राशि की घात 2 है, यहां चर राशि की घात का पद है तो x की घात 2 बीजगणितीय फलन हो गया, साइन x त्रिकोणमितीय फलन हो गया। सही है। अब हमने पढ़ा है ये जो शब्द है आइलेट, इसमें देखो बीजगणितीय फलन पहले आ रहा है और त्रिकोणमितीय फलन बाद में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रथम फलन मानेंगे x की घात 2 को और sin x को द्वितीय फलन मानेंगे और अब खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। हमने बात आ जाता है x की घात 3 गुना में cos x, ये भी बीजगणितीय फलन और ये त्रिकोणमितीय फलन, और इन दोनों का गुणन है, इसका भी समाकलन करने के लिए खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, बीजगणितीय फलन और लघुगणकीय फलन। बीजगणितीय फलन और लघुगणकीय फलन और इनका गुणन तो अभी कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, खंडशः समाकलन की। जैसे आपको इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर इंटू लॉग x का, x की घात 2 बीजगणितीय फलन और log x लघुगणकीय फलन, तो हम क्या करेंगे, खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। अब देखो खंडशः, ये जो शब्द है आइलेट, इसमें देखो लघुगणकीय फलन पहले आ रहा है और बीजगणितीय फलन उसके बाद आ रहा है, तो आप लघुगणकीय फलन को प्रथम मानोगे और बीजगणितीय फलन को द्वितीय मानोगे, तो इसको मानेंगे प्रथम फलन और इसको मानेंगे द्वितीय फलन। क्लियर। फिर आगे नंबर 3, आपके पास बीजगणितीय फलन होता और चरघातांकी फलन होता। बीजगणितीय फलन और चरघातांकी फलन का गुणन है तो इसका भी समाकलन करने के लिए खंडशः समाकलन की विधि का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए समाकलन करना है x स्क्वायर इंटू ए की घात x। देखो x स्क्वायर बीजगणितीय फलन हो गया और e की घात x चरघातांकी फलन हो गया। सही है। तो बीजगणितीय और चरघातांकी फलनों का गुणन है, तो बेटा समाकल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। अब देख लो ये शब्द है आइलेट, इसमें देखो बीजगणितीय फलन पहले आ रहा है और चरघातांकी फलन उसके बाद आ रहा है, तो बेटा प्रथम फलन बीजगणितीय को मानेंगे और द्वितीय फलन चरघातांकी फलन। क्लियर। आपके पास बताइए बीजगणितीय फलन और आपके पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता और इसका गुणन होता। बीजगणितीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणन होता तो भी खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। जैसे इंटीग्रल करना है x इंटू tan इनवर्स x, ये हमारे पास बीजगणितीय फलन है क्योंकि इसमें केवल चर राशि, और ये हमारे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, तो बीजगणितीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का गुणन है तो खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। अब देखो ये जो आइलेट है इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पहले आ रहा है और बीजगणितीय फलन बाद में आ रहा है, तो बेटा इसको tan इनवर्स x को प्रथम फलन मानेंगे और बीजगणितीय फलन को द्वितीय फलन, और अब खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। क्लियर। नंबर 5, चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलनों का गुणन होता। चरघातांकी फलन और त्रिकोणमितीय फलनों का गुणन होता और उसका समाकल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। जैसे समाकलन करना है a की घात x इंटू साइन एक्स, ये आपके पास चरघातांकी फलन और ये हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन। सही है। और इनका गुणन है तो खंडशः समाकलन का प्रयोग करेंगे। अब देखो ये जो शब्द है आइलेट, इसमें देखो बीजगणितीय त्रिकोणमितीय फलन पहले आ रहा है और चरघातांकी फलन उसके बाद आ रहा है, तो इसका मतलब त्रिकोणमितीय फलन को प्रथम मानेंगे और चरघातांकी फलन को द्वितीय मानेंगे। क्लियर। अब आपके पास लघुगण के फलन
किसी भी प्रकार का लघुगण के फलन और उसका समाकल ज्ञात करना हो तो हमेशा खंड से समाकलन का प्रयोग करेंगे। और दो फलनों का गुणन बनाने के लिए क्या करेंगे, एक से गुणा कर देंगे। जैसे आपको समाकलन करना है log x, हमें समाकल ज्ञात करना है लघुगण के फलन का, और अभी हमने पढ़ा लघुगण के फलन का समाकल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, खंड से समाकलन का प्रयोग करेंगे। दो तरीके, एक तरीका ये लगा सकते हो, खंड से समाकलन का प्रयोग करना है तो ये तो एक ही फलन है, तो इसको दो फलनों के गुणन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको एक से गुणा कर देंगे। 1 इंटू log x आधार में e dx। ये एक तरह से चर घातांक के ये बीजगणितीय फलन हो गए भाई। इसको अपन लिख सकते हैं x की घात 0, तो चर राशि की घात का पता है बस। तो ये तो हमारे पास हो गया बीजगणितीय फलन, और log x आधार e लघुगण की फलन हो गया। अब देख लो, ये शब्द है आइलेट। अब ये भी बताया था, जब आप एक से गुणा करोगे तो एक को हमेशा द्वितीय फलन मानना पड़ेगा, तो इसको आप द्वितीय फलन मान लें और इसको प्रथम, या आप इस नियम से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास बीजगणितीय फलन हो गया x की घात 0, और ये हमारे पास लघुगण के फलन हो गया। और आप देख लो शब्द आइलेट में लघुगण के फलन पहले आ रहा है, बीजगणितीय फलन बाद में आ रहा है। तो log x आधार e को फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें। क्लियर है? दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हो, इस वाले में log x आधार e का निकालना है, पुट कर दो log x आधार e को t, log x आधार e को t मान लो। ये log x आधार e है, इसको t मान लो। अब इसको घातीय रूप में बदल दो। आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में log x आधार में a बराबर में y, तो ये कहलाता है लघुगण के रूप। आप इसको घातीय रूप में बदल सकते हो, तो a की घात y बराबर में क्या हो जाएगा, x। तो log x आधार में e बराबर t है। अब मैं इसको घातीय रूप में बदलूं तो क्या लिखूंगा, a की घात t बराबर में x। सही है? अब कलन करो तो x के अपेक्ष, तो e की घात t को कलन करेंगे तो e की घात t dt बराबर में dx। मान लगा था तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ log x आधार e का मान, तो बेटा हमने t माना, और dx किसके बराबर है, e की घात t और dt। ठीक, अब देखो, अब हमें समाकलन करना है t के सापेक्ष। तो ये तो देखो चर राशि का पद है, इसमें तो केवल चर राशि आ गई। और आपको पता है यदि किसी फलन में ओनली चर राशि आए तो उसको क्या बोलते हैं, बीजगणितीय फलन। तो ये तो हो गया बीजगणितीय फलन, और e के ऊपर घात में t है। इस वाले फलन जो है इसमें घात में t आ रहा है, घात में चर राशि आ रही है, तो ये कैसा फलन हो गया, चर घातांकीय फलन। तो बीजगणितीय और चर घातांकीय फलनों का गुणन है, तो बेटा कौन सा नियम का प्रयोग करेंगे, खंड से समाकलन का। बीजगणितीय फलन पहले आता है और चर घातांकीय फलन बाद में आता है, तो इसको प्रथम मान लेंगे और इसको द्वितीय, और अब खंड से समाकलन का उपयोग करते हैं। क्लियर है? कोई समस्या से? और एक दो ये फॉर्मूला है, एक एक टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इंटीग्रल ऑफ e की घात x, ये चर घातांक फलन होगा, e और उसके ऊपर घात में क्या है, x, चर राशि। इसको गुणा करना है f(x) प्लस f'(x). फलन f में जोड़ा है किसको, फलन f के अवकलज को। फलन f में जोड़ा है फलन के अवकलज को, और इसको किससे गुणा करा है, a की घात x से dx। इस टाइप का यदि सवाल है तो बेटा इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका समाकल डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या होता है इसका इंटीग्रल, e की घात x इंटू में fx प्लस e की घात x और ब्रैकेट में fx प्लस f'(x). इसका इंटीग्रल किसके बराबर होता है, e की घात x गुना fx के बराबर प्लस का। जैसा हमने उदाहरण करा, इंटीग्रल ऑफ e की घात x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x dx। ये होता, अब देखना तो e की घात x चल खाते हैं, ये गुना हो रहा है किससे, tan x प्लस sec स्क्वायर x। यहां पर देखो tan x जो है इसका अवकलज क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो बेटा
इस फलन का जो अवकलज है वो इसमें क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। यही तो टाइप है। फलन f में क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसको, फलन f के अवकलज को। तो tan x और इसका अवकलन करने पर क्या आता है, sec स्क्वायर x। तो tan x प्लस x। तो यहां पर tan x को आप क्या माने, fx माने, माना fx बराबर tan x। इस फलन में चर राशि x है तो मैंने fx f डैश x निकालना, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो tan x का अवकलन करेंगे तो क्या आता है, sec स्क्वायर x होता है, मान लगाना है। तो ये बन गया इंटीग्रल ऑफ e की घात x इनटू, इसको आपने क्या माना है, फलन f माना है, प्लस और sec स्क्वायर x का हो गया इसका अवकलज f डैश x dx। और आपको पता है इसका इंटीग्रल क्या होता है, e की घात x इनटू fx प्लस, और fx की जगह fx का मान लो तो e की घात x इनटू में tan x प्लस। ये आंसर क्लियर। एक ये टाइप है, इसको टाइप को दिमाग में रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप इंटीग्रल ऑफ x इनटू में f डैश x प्लस fx, इसका इंटीग्रल है। फलन f है, इसमें अपन ने क्या करा, जोड़ा है। फलन f में जोड़ा है किसको, फलन के अवकलज और x के गुणक। फलन में जोड़ा है, फलन f में जोड़ा है किसको, फलन के अवकलज और x के गुणक को। फलन का अवकलज और x का गुणक। यदि इस टाइप का सवाल है तो बेटा इसका इंटीग्रल करने पर क्या आता है, x इनटू में fx आता है और प्लस में c, x इनटू में fx और प्लस में c आता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं इंटीग्रल ऑफ x इनटू में sec स्क्वायर x और प्लस का tan x और dx, हमें इसका इंटीग्रल करना है। अब देखो ये जो tan x है, यदि आप इसका अवकलन करो, tan x का यदि आप अवकलन करो तो क्या आता है, sec स्क्वायर x आता है। और देखो tan x का जो अवकलज है, tan x का जो अवकलज है sec स्क्वायर x, वो किससे गुणा हो रहा है, x। तो ये इस वाले रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो मान लिया, माना fx बराबर tan x, इस फलन को अपन ने क्या मान लिया, tan x। इसका अवकलन कर दो तो f डैश x बराबर में क्या जाएगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा। यहां रख दो तो क्या गया, इंटीग्रल ऑफ x, इसको ये बन गया f डैश x प्लस इसको आपने fx माना है और dx। और आप जानते हो इसका इंटीग्रल करने पर क्या आएगा, x इनटू में fx प्लस में c आएगा। fx की जगह fx का मान रख दो तो x fx का मान tan x हो गया प्लस में c। ये हमारे पास ये क्लियर। एक आपको याद हो, फोर्सिंग इंटीग्रल बता था। फोर्सिंग इंटीग्रल, फोर्सिंग इंटीग्रल में क्या करते हैं, अंश को हर के समाकल के पदों में बदलते हैं। अंश को हर के अवकलज के पदों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। फोर्सिंग इंटीग्रल, फोर्सिंग इंटीग्रल जो अंश है उसको निरूपित करते हैं किसके पदों में, हर के अवकलन के पदों में, हर के अवकलज के पदों में। जैसे इसके ऊपर बेस क्वेश्चन ये बता था, एक तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, और एक इस पे ये बता था इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बटा में एक्स कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर और डीएक्स। ये दो क्वेश्चन बताए थे इसके ऊपर टाइप पर। सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना। सही है, एक्स स्क्वायर बटा क्या करते हैं, फोर्सिंग इंटीग्रल में जो अंश होता है उसको निरूपित करते हैं किसके पदों में, हर के अवकलज के पदों में। हर के अवकलज के पदों में अंश को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक बार। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक ढंग से दिमाग में करके जाना। देखो जैसे मान लीजिए करना है, समाकलन करना है एक्स स्क्वायर बटा में एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम एक्स स्क्वायर को निरूपित करेंगे एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के अवकलज के पद में। तो पहले इसका एक बार अवकलन कर दो, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका अवकलन करना। किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, जो यहां पर चर राशि देखी होगी एक्स के सापेक्ष करेंगे। दो पद है, प्रथम पद का अलग, द्वितीय पद का अलग।
अब प्रथम पद में गुणा हो रहा है, ये भी अचर नहीं है और ये भी अचर नहीं है, तो गुणनफल का नियम लगाएंगे। प्रथम फलन का करेंगे 1 गुणा करेंगे द्वितीय फलन से, प्लस प्रथम फलन गुणा करेंगे द्वितीय फलन के अवकलन से cos x। ये हो गया प्रथम पद का अवकलन। फिर दूसरे पद का करेंगे और cos x अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x, इसको सरल करेंगे तो sin x आएगा और ये माइनस का sin x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x into cos x। तो बेटा हर का अवकलन करने पर x into cos x। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को निरूपित करेंगे x cos x के पदों में। दोबारा सुन लो, फोर्सिंग इंटीग्रल में क्या करते हैं, अंश को निरूपित करते हैं हर के अवकलज के पदों में और फिर उसके बाद खंड से समाकलन का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, खंड से है समाकलन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखो, तो इसको निरूपित करेंगे इसके पदों में, तो ये लिख दिया x cos x बटा x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। अब बैलेंस करते हैं, यहां पर अंश में x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर लाने के लिए पक्की बात है इसको क्या करना पड़ेगा, x से गुणा करना पड़ेगा। जब आप x से गुणा करोगे तभी तो x स्क्वायर आएगा, लेकिन बेटा गुणा में cos x हो आएगा, जबकि यहां पर cos x गुणा नहीं हो रहा, तो बट्टे में क्या लिख देंगे cos x। इसको इससे गुणा करने पर x स्क्वायर cos x आ रहा था, हमने cos x का भाग दे दिया तो cos x से cos x कर दिया। अब क्या करेंगे, खंड से समाकलन का प्रयोग करेंगे, इसको मानेंगे द्वितीय फलन और इसको मानेंगे प्रथम फलन। सही है? अब खंड से समाकलन का प्रयोग करें, सूत्र है बस प्रथम फलन, इसको गुणा करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से। अब करेंगे इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल साइड में कर लेते हैं, इसका इंटीग्रल प्रथम फलन उसको गुणा करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, तो इसका इंटीग्रल कर रहा हूं मैं साइड में, x cos x बटा x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल। हमने आपको पढ़ा था जब अपन ने समाकलन पढ़ा था का टॉपिक, हमने आपको बताया था अपन t कब मानते हैं, अंश में जो फलन है, समाकल्य के अंश में जो फलन है उसको देखो वो किसका अवकलन करने पर आता है, और वो जिस फलन का अवकलन करने पर आता है उसको अपन क्या मानेंगे, t मानेंगे। और अभी आपने पढ़ा है x cos x, बेटा किसका अवकलन करने पर आता है, x sin x प्लस cos x, तो इस पूरे को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। पुट x sin x प्लस cos x बराबर t। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, अभी आपने पढ़ा है इसका अवकलन करने पर क्या आता है, x cos x आता है dx बराबर dt। लगा दे मान, तो ये आ गया x cos x और dx, इसको तो लिख दिया dt के बराबर। अब ऊपर क्या बचा 1 और इसको हमने t माना, अब हमें समाकलन करना है t की घात किसका, माइनस 2। और अभी आपने पढ़ा है चर राशि और उसके ऊपर घात n, तो समाकलन करने पर क्या आता है, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो समाकलन करना है t की घात माइनस 2 का, तो माइनस 2 प्लस का 1 बटा माइनस 2 प्लस 1, तो यह आ गया t की घात माइनस 1 बटा माइनस 1। तो बेटा माइनस का तो चिन्ह और t की घात माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 बटा t, और t की जगह t का मान। तो बेटा द्वितीय फलन का समाकलन करने पर क्या आएगा, माइनस का 1 बटा t का मान x sin x प्लस cos x। ये हो गया प्रथम फलन, उसको गुणा कर दिया द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, फिर माइनस। अब प्रथम फलन का करेंगे अवकलन, तो इसका करना अवकलन, इसमें भाग लग रहा है इसका, तो अवकलन करने के लिए भाग वाली विधि का उपयोग करेंगे। पहले करेंगे अंश का अवकलन 1, उसको गुणा करेंगे द्वितीय फलन से, उसको गुणा करेंगे हर से, अंश का अवकलन उसको गुणा करेंगे हर से, फिर माइनस। अब अंश को लिखेंगे और उसको गुणा करेंगे हर के अवकलन से, और बेटा cos x का अवकलन करने पर माइनस में आता sin x, तो प्लस का sin x हो गया बटे हर का स्क्वायर। ये हो गया प्रथम फलन का अवकलन। इसको गुणा करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, इसको गुणा करेंगे द्वितीय फलन के इंटीग्रल से, और आपने इसका इंटीग्रल पढ़ लिया, माइनस का 1 बटा में x sin x प्लस cos x का x sin x प्लस cos x। प्रथम फलन का अवकलन करा और उसको गुणा करा द्वितीय फलन के इंटीग्रल से। अब ये जो गुणन आया इसका एक बार और समाकलन करेंगे और प्लस में ये करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस का x बटा में cos x इंटू में x sin x प्लस cos x, माइनस समाकलन करना है माइनस का 1 बटा में cos x, तो माइनस 1 को तो बाहर निकाल दूं तो प्लस हो गया। अब बच गया 1 बटा cos x
और आप जानते हो 1/cos² को क्या लिखते हैं, sec² dx प्लस c। और बेटा sec² का इंटीग्रल करने पर क्या आता है, tan x आता है। तो ये बन गया माइनस में x बटा में cos x ब्रैकेट में x sin x प्लस का cos x और प्लस sec² का इंटीग्रल tan x हो गया और प्लस में ये हमारे पास क्वेश्चन हो क्लियर। फिर उसके बाद आपने एक ट्रिक और पढ़ी थी, आंशिक भिन्नों में विभक्त करना। आंशिक भिन्नों में विभक्त करना कई बार अपन क्या करेंगे, समाकल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम समाकल्य को आंशिक भिन्नों में विभक्त करेंगे और उसके बाद उसका समाकल ज्ञात करेंगे। वो ट्रिक भी पढ़ी, आंशिक भिन्नों में विभक्त करना। आंशिक भिन्नों में विभक्त करना, विभक्त करना, आंशिक भिन्नों में विभक्त करना। इसका तरीका आपको पता है। सबसे पहले ये दिमाग में रखना है कि आंशिक भिन्नों में अपन विभक्त किसको करते हैं, परिमेय बीजीय फलन को। सबसे पहले बात करेंगे परिमेय बीजीय फलन की। परिमेय बीजीय फलन f(x) बटा gx, f(x) और बटे में gx परिमेय बीजीय फलन कहलाता है। परिमेय बीजीय फलन कहलाता है यदि f(x) तथा gx दोनों बहुपदी फलन, ये भी बहुपदी फलन होना चाहिए और इसके बट्टे में gx ये भी बहुपदी फलन होना चाहिए, तब हम f(x) बटा gx को क्या बोलते हैं, परिमेय बीजीय फलन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा x प्लस का 1 बटा x² प्लस का 3x और माइनस का 4। देखो ये बहुपदी फलन है एक घात का और बट्टे में जो आ रहा है ये भी बहुपदी फलन है 2 घात का, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय बीजीय फलन कहलाता है। परिमेय बीजीय फलन दो प्रकार के होते हैं। परिमेय बीजीय फलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। एक होता है उचित परिमेय बीजीय फलन और एक होता है विषम परिमेय बीजीय फलन। एक होता है प्रॉपर रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। परिमेय बीजीय फलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उचित और एक होता है विषम। जो उचित होता है उसमें अंश की घात हर की घात से छोटी होती है। f(x) की जो घात है वो gx की घात से छोटी होती है। जैसे ये वाला फलन, इसमें ये कितने घात का है, 1 घात का, और ये कितने घात का है, 2 घात का। तो यहां पर अंश की घात हर की घात से छोटी है, तो इसको क्या बोलेंगे, उचित परिमेय बीजीय फलन कहलाएंगे। और यदि अंश की घात हर की घात से बड़ी हो या अंश की घात हर की घात के बराबर हो, तब हम उसको विषम परिमेय बीजीय फलन कहते हैं। सही। अब बेटा अंश की जो घात है वो हर की घात से छोटी है, अंश की घात हर की घात से छोटी है, तब उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, भाग नहीं दे सकते। इसमें आप इसका भाग नहीं दे सकते क्योंकि इसकी घात 1 है और इसकी घात कितनी है, 2। तब इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, आंशिक भिन्नों में विभक्त करते हैं। आंशिक भिन्नों में विभक्त मतलब इसको सरल भिन्नों के बीजगणितीय योग के रूप में निरूपित करते हैं। x प्लस 1 बटे x² प्लस 3x माइनस 4 को सरलतम भिन्नों के बीजगणितीय रूप में निरूपित करने की विधि को सरलतम भिन्नों के बीजगणितीय योग के रूप में निरूपित करने की विधि को क्या बोलते हैं, आंशिक भिन्नों में विभक्त करना बोलते हैं। सही। और यदि अपने पास ये होता x² प्लस का 3x माइनस 4 बटा x प्लस 1, अब इस फलन में ये 2 घात का है और इसके बट्टे में जो फलन है वो 1 घात का है, तो बेटा अंश की घात हर की घात से क्या है, बड़ी है, तब आप इस स्थिति में क्या कर सकते हो, भाग दे सकते हो। तो सबसे पहले अपन इसमें इसका क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। अब मान लीजिए ये है f(x) बटा gx विषम परिमेय बीजीय फलन है, तो आप f(x) में भाग दे सकते हो gx का। सही। तो भाग ऐसे देते हैं, किसमें भाग देना है, f(x) में, और किसका भाग देना है, gx का। सही है। जितनी बार भाग जाएगा वो यहां आएगा, ये मान लीजिए qx आ गया,
बहुपदी फलन है ना। जब आप बहुपदी फलन में भाग दोगे बहुपदी फलन का, तो बेटा जो भागफल आएगा वो भी बहुपदी आएगा, और जो शेषफल बचेगा वो भी बहुपदी फलन बचेगा। ये x में बहुपदी है, ये x में बहुपदी है, ये भी x में बहुपदी होगा और ये भी x में बहुपदी होगा। अब आप fx बटा gx को लिख सकते हो। fx बटा gx को क्या लिख सकते हो? भागफल, भागफल क्या है? qx प्लस शेषफल rx और बटे में अपने पास भाजक gx। अब ये जो भिन्न बन गई rx बटा gx, ये जो भिन्न है ये कौन सी भिन्न कराएगी? उचित परिमेय बीजीय फलन कराएगी। आपको पता है ये जो शेषफल होता है, शेषफल की जो घात होती है वो बेटा भाजक की घात से क्या होती है? छोटी होती है। शेषफल की घात भाजक की घात से क्या होती है? छोटी होती है। तो ये हमारे पास उचित परिमेय बीजीय फलन बन गया, और ये हमारे पास क्या है? बहुपदीय फलन है। अब हम इसको आंशिक भिन्नों में क्या करेंगे? विभक्त करके लिखेंगे। इसको सरलतम भिन्नों के बीजगणितीय योग के रूप में लिखेंगे। सही। अब आंशिक भिन्नों में विभक्त करने की विधि क्या है? आंशिक भिन्नों में विभक्त करने की विधि, आंशिक भिन्नों में विभक्त करने की विधि, विभक्त करने की विधि। दोबारा सुनो, आंशिक भिन्नों में किसको विभक्त करते हैं? उचित परिमेय बीजीय फलन। जब अंश के बहुपदी फलन की घात हर के बहुपदी फलन की घात से छोटी होती है, तब हम उसे उचित परिमेय बीजीय फलन बोलते हैं। सही है। इस स्थिति में हम अंश में हर का भाग नहीं दे सकते। सही। तब हम क्या करते हैं? fx बटा gx को सरलतम भिन्नों के बीजगणितीय योग के रूप में निरूपित करते हैं, और इस विधि को क्या बोलते हैं? आंशिक भिन्नों में विभक्त करना कहते हैं। सही। रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। सही। इसका एक तरीका है, मान लीजिए fx बटा gx उचित परिमेय बीजीय फलन, हमें इसको आंशिक भिन्नों में विभक्त करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हर में जो फलन है, सबसे पहले हर में जो फलन है उसके सभी संभव गुणनखंड बनाने हैं। तो gx के सभी संभव गुणनखंड बनाने हैं। सही। अब यहां देखा मैं gx के गुणनखंड का प्रकार, gx के गुणनखंड का प्रकार, और दूसरे कॉलम में लिख रहा हूं संगत आंशिक भिन्न। ये जो गुणनखंड है इसके संगत आंशिक भिन्न क्या है? संगत आंशिक भिन्न। मान लीजिए ये है ax प्लस gx, ये उचित परिमेय बीजीय फलन का क्या है? हर का फलन है। gx के गुणनखंड का प्रकार ax प्लस b, ये बेटा क्या है? एक घातीय है। तब इसके संगत आंशिक भिन्न क्या होगी? कैपिटल A बटा ax प्लस b। ये हमारे पास अचर है, कांस्टेंट है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब यदि होता ही ax प्लस b एक घातीय है, लेकिन इसका होल स्क्वायर, यहां पर एक घातीय है, इसके ऊपर होल पावर कितनी है? एक है। अब की बार ax प्लस b और उसके ऊपर होल पावर कितनी है? 2 है। तो बेटा इसके संगत आंशिक भिन्न क्या हो जाएगी? a बटा में ax प्लस b प्लस b बटा में ax प्लस b का होल स्क्वायर, ये इसके संगत आंशिक भिन्न हो जाएगा। क्लियर? और यदि आपके पास होता है ax प्लस b एक घातीय है और उसके ऊपर होल पावर 3 है। अब बेटा इसके संगत आंशिक भिन्न क्या हो जाएगी? a बटा में ax प्लस b प्लस b बटा में ax प्लस b का होल स्क्वायर और c बटा में ax प्लस b इसका होल क्यूब। यहां a, b और c ये तीनों कांस्टेंट है और इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। क्लियर? अब यदि आपके पास होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c, इस टाइप का होता gx का गुणनखंड, gx का उचित परिमेय बीजीय फलन का हर का फलन के हर का फलन। ये हमारे पास x में क्या है? 2 घातीय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके गुणनखंड बनाने की कोशिश करेंगे।
यदि इसके गुणनखंड हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि इसके गुणनखंड नहीं हो पाते हैं तब हम इस नियम से इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। क्लियर? ये हमारे पास क्या है, 2 घात का है, सही। तो इसके संगत आंशिक भिन्न ए एक्स प्लस का बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसके संगत आंशिक भिन्न। ए और बी क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, सही। इनके मान आपको ज्ञात करने हैं। और देखो आपके पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, ये द्विघाती है और उसका होता होल स्क्वायर। पहले चेक कर लेंगे इसके गुणनखंड बन सकते हैं या नहीं बन सकते। यदि इसके गुणनखंड बन गए तो गुणनखंड कर देंगे, अन्यथा फिर इस नियम से इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। अब की बार ये जो द्विघाती है इसके ऊपर होल पावर कितनी है, 2 है। चौथे नंबर वाले में द्विघाती के ऊपर होल पावर कितनी थी, 1 थी। अब की बार 2 घात है, तो इसके संगत ए एक्स प्लस का बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी प्लस सी एक्स प्लस का डी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये जो सी है और ये वाला सी अलग अलग है, सही। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इन सब के मान आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास आंशिक भिन्नों में बताना है। जैसे मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहती हूँ लिखा है 2x प्लस 1 बटे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारे पास एक घात का बहुपदी फलन है। यदि आप इन तीनों को गुना करोगे तो ये 3 घात का बहुपदी फलन है, सही। तो आप देखें अंश का जो फलन है वो 1 घात का है और हर में जो फलन है वो 3 घात का बहुपदी फलन है। तो अंश की घात हर की घात से क्या है, छोटी है। तब हम इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने के लिए क्या होना चाहिए, हर में जो फलन है, हर में जो फलन है उसके गुणनखंड बने होने चाहिए। ये देखो इनके गुणनखंड बने। अब आगे तो गुणनखंड होंगे नहीं क्योंकि ये 1 घाती है, इसके आगे गुणनखंड नहीं कर सकते। ये भी 1 घात का है और ये भी 1 घात का है। अब इन तीनों के आगे और गुणनखंड करना संभव नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों गुणनखंडों के संगत हर के प्रत्येक गुणनखंड के संगत आंशिक भिन्न लिखेंगे। अब देखो, अब ये हमारे पास 1 घात का है और इसके ऊपर होल पावर कितनी है, 1 घात का है और इसके ऊपर होल पावर कितनी है, 1 है। अब ये भी आपने पढ़ा ए एक्स प्लस बी 1 घात है और उसके ऊपर होल पावर कितनी है, 1। तो बेटा इसके संगत आंशिक में a बटा में ए एक्स प्लस बी होती है। तो बेटा इसके संगत आंशिक में a बटा में एक्स माइनस 1। इसके संगत आंशिक में ये भी 1 घाती है और इसके ऊपर भी होल पावर कितनी है, 1 है। तो इसके संगत b बटा में एक्स माइनस 1। अचर पद अलग अलग लेंगे। यहाँ पर अचर आपने a ले लिया, यहाँ पर अचर b ले लिया। ये भी 1 घाती है और उसके ऊपर भी होल पावर कितनी है, 1। तो इसके संगत c बटा में एक्स माइनस। अब आपको इन तीनों के मान बताना है। ये बट्टे में जो आ रहा है इस पूरे से इधर गुणा कर दो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 से इन तीनों को गुणा कर दो बारी बारी से। तो ये बन गया बेटा 2x प्लस 1 बराबर। जब आप इसको गुणा करोगे इससे तो ये कट जाएगा। तो a गुना में x माइनस 2 गुना में x माइनस 3। अब आप इसको गुणा करोगे इससे तो x माइनस 2 कट जाएगा। तो b गुना में x माइनस 1 गुना x माइनस 3। अब आप इसको गुना करोगे इससे तो x माइनस 3 कट जाएगा। c गुना में x माइनस 1 और x माइनस 2। अब यहां पर ये 3 अचर हैं, इन तीनों अचरों का मान क्या करना है, क्या करेंगे, जो हर में जो
फलन था उसके आपने गुणनखंड बना लिए थे, हर के फलन के गुणनखंड बना लिए। अब प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर पुट करो, हर के प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर पुट करो बारी बारी से, हर के प्रत्येक गुणनखंड को बारी बारी से 0 के बराबर पुट करो। ये हर में 3 गुणनखंड है, तीनों को बारी बारी से 0 के बराबर पुट करना है। पहले इसको पुट x माइनस 1 बराबर 0। बेटा x समान कितना है? 1 ना तो 1, तो ये हो गया 2 गुना में 1 प्लस का 1 बराबर 1 गुना 1 माइनस का 2 1 माइनस का 3। यहां पर x समान 1 रखोगे 0 हो जाएगा, और यहां पर x समान रखोगे 1 0 हो जाएगा। सरल 3 बराबर में इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस का 2 1, तो बेटा 1 का मान कितना आ गया? 3 आ गया का मान। अब हर के दूसरे गुणनखंड को 0 का पुट x माइनस 2 बराबर 0, मतलब x का मान कितना आएगा? 2 ना, तो 2 गुना में 2 4 प्लस का 1, यहां पर x का मान रखोगे 2 0 b 2 माइनस का 1 और 2 माइनस का 3, और यहां पर x का मान रखोगे 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। सरल 5 बराबर इसको गुणा करोगे तो माइनस का b, तो बेटा b का मान किसके बराबर आ गया? -5। आगे अब बात करेंगे हर के तीसरे गुणनखंड को 0 का पुट करो, पुट x माइनस 3 बराबर 0। बेटा x का मान कितना आएगा निकल के? 3 आएगा। x का मान 3 रखो तो 2 गुना में 3 6 प्लस का 1, x का मान 3 रखोगे 0, यहां पर x का मान 3 रखोगे 0 c 3 माइनस का 1 और 3 माइनस का 2। सरल तो 7 बराबर में गुना करोगे 2c, तो बेटा c का मान कितना आ गया? 7। a का मान यहां रख दोगे 3/2, b का मान यहां रख दोगे -5 और c का मान 7/2। तो ये आंशिक भिन्नों में सरल भिन्नों के बीजगणितीय योग के रूप में क्या हो जाएगा? निरूपित हो जाएगा। ये हमारे पास आंशिक भिन्नों में व्यक्त करना है। क्लियर? अब आगे एक लास्ट टाइप और है, इसको समझते हैं। ये लास्ट टाइप, इसको समझो। इंटीग्रल करना है एफ एक्स बटा में p और अंडर में q और dx, इस टाइप का। यहां पर ये जो एफ एक्स है ये बहुपदी फलन, एफ एक्स क्या है? बहुपदी फलन। यहां एफ एक्स बहुपदी फलन, ये जो चर राशि है इसमें क्या है? बहुपदी फलन। तो इसमें इस फलन में केवल मात्र x की घात के पद है, केवल x की घात के पद होंगे, और x के ऊपर जो घात होगी वो भी कौन से प्रकार की संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। x की केवल घात के पद है और x की सभी घातें कैसी होंगी? पूर्ण संख्या होंगी, 0 1 2 3 4 5 पद की। fx बहुपदी फलन बटे में p और अंडर में q। सही, यदि इस तरह का फलन पहला केस है p तथा q, p तथा q को मिला के x में एक घातीय, x में एक घातीय फलन है, x में क्या है? एक घातीय फलन है, एक घातीय फलन। जैसे p बराबर x में एक घातीय ax प्लस b टाइप का, a और b क्या है? अच्छा, ऐसे q cx प्लस d, ये भी x में एक आती है और अंडर के अंदर भी x में एक। हमेशा याद रखना, यदि आपके पास अंडर के अंदर एक घाती आ जाए, अंडर के अंदर एक घाती आ जाए, तो आप उस एक घाती को t स्क्वायर पुट कर दें और उसके बाद उसका समाधान कर लें। अंडर के अंदर एक घाती आ जाए, कैसा भी प्रश्न हो, अंडर के अंदर एक घाती दे रहा है, तो आप उस एक घाती को क्या मान लें? t स्क्वायर मान लें। तो यहां पर पुट कर दें, अंडर के अंदर q है और ये जो q है ये एक घातीय फलन है, तो हम क्या करेंगे? इस q को t स्क्वायर पुट कर देंगे, पुट q बराबर t स्क्वायर, और हम इसका समाधान करेंगे। केस 2, p द्विघातीय है, p द्विघातीय है तथा q एक घातीय है, q एक घातीय है।
p हमारे पास d घातीय है, मतलब p तो हमारे पास इस टाइप का ax² प्लस का bx प्लस c टाइप का, और q a घातीय है, q हमारे पास इस टाइप का dx प्लस e टाइप का। तो भी देखो p जो है वो d घातीय है, लेकिन अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है, a घातीय आ रहा है। तो अभी अभी आपको पढ़ा है अंडर रूट के अंदर यदि a घातीय है तो आप उसको तुरंत प्रभाव से उस a घातीय को क्या मान लें, t स्क्वायर मान लें। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, पुट q बराबर t स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर a घातीय आ रहा है, उसको t स्क्वायर मान लें इमीडिएटली, सही है, तुरंत प्रभाव से। केस तीसरा, अब ये जो p है ये हमारे पास a घातीय है, p a घातीय तथा q दी घातीय, q दी घातीय। अब अंडर रूट के अंदर तो आ रहा है दी घातीय, अंडर रूट के अंदर दी घातीय फलन है और अंडर रूट के बाहर a घातीय। अब क्या करेंगे, पुट ये जो p है a घातीय जो फलन है इसको 1/t पुट करना, ये जो एक घातीय फलन है इसको क्या करें, 1/t पुट करते हैं, नहीं। और केस चौथा, केस चौथा, p तथा q दोनों द्विघातीय, दोनों द्विघातीय, विशुद्ध द्विघातीय, प्योर क्वांटिटी, विशुद्ध द्विघातीय। विशुद्ध का मतलब द्विघातीय, दो घात का बहुपदीय फलन जिसमें एक घात का पद नहीं आता, दो घात का बहुपदीय फलन जिसमें एक घात का पद नहीं होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विशुद्ध द्विघाती बोलते हैं, प्योर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे 2x² प्लस 3। अब ये जो है ये दो घात का बहुपदीय फलन है, और इसमें बताओ एक घात का पद आ रहा है क्या, ये दो घात का पद है और ये अचर पद है, और आप जानते हो अचर पद कितने घात का होता है, 0 घात का। तो इसमें एक घात का पद नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, विशुद्ध द्विघाती बोलेंगे। तो p बराबर में ये है ax² प्लस b, इसमें देखो एक घात का पद नहीं है, और q cx² प्लस d, इसमें भी एक घात का पद नहीं है। तो p और q दोनों प्योर क्वांटिटी के, तब क्या करेंगे, पुट करेंगे x बराबर, ये जो चर राशि देखिए x, उसको 1/t पुट करेंगे, चर राशि को 1/t पुट करेंगे। तो ये हमने टाइप पढ़ी। कल एक लेक्चर और करेंगे समागम का, और उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस करा देंगे, क्लियर है, सही है। एक बार आप इस पूरे वीडियो को ढंग से देखें, ये जो समझाया है इसको ढंग से अपने दिमाग में जमा लें, जो फॉर्मूले लिखे हैं उन सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कर लें, सही है, अपनी कॉपी में नोट कर लें फॉर्मूले को, सही है, जिससे इनको फटाफट रिवाइज कर लें। तो कल एक लेक्चर और बनाएंगे, उस लेक्चर के अंदर बाकी जो बचा है उसको कंप्लीट कर देंगे, क्लियर, थैंक यू।